ऑनलाइन फ्रेंड्स। आज के सोशल मीडिया के टाइम पर हम सभी के ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं। हम घर बैठे ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पर बहुत से हम लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं और कभी कभी ये दोस्ती इतनी लंबी और ट्रस्टेबल हो जाती है that we want to meet those people in real life। हमें से बहुत से लोग मिलने के लिए चले भी जाते हैं और ऐसा ही कुछ कोरिया में रहने वाली 14 साल जॉय ने भी किया था, जो अपने एक ऑनलाइन दोस्त से मिलने चली गई और फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना उसने कभी भी नहीं की थी। जॉय का केस कोरिया की हिस्ट्री का सबसे भयानक केस बन जाता है, जो अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था। 14 साल जॉय कोरिया की अल्फोन सिटी में अपने माता पिता और 13 साल की एक छोटी बहन के साथ रहती थी। जॉय का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था, क्योंकि उसके फादर अल्कोहलिक और अब्यूजिव थे। वो रोजाना रात को शराब पीकर आते और जॉय और उसकी मदर को फिजिकली अब्यूज करते। इस सबसे तंग एक दिन जॉय की मदर उसे और उसकी बहन को छोड़कर घर से चली जाती है। माँ के जाने के बाद जॉय बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कह सकती थी। उसके फादर को उसकी कोई परवाह नहीं थी। जॉय की लाइफ में क्या चल रहा था, उसे किस चीज की जरूरत थी या नहीं, इस सबसे जॉय के फादर का कुछ लेना देना नहीं था। इसी बीच जॉय घुट घुट कर मर रही थी। फिर अचानक एक दिन साल 2003 में जॉय बैठे बैठे अपने फोन से एक अननोन नंबर डायल करती है। सामने से जो शख्स कॉल उठाता है वो 16 साल हाई स्कूल का स्टूडेंट पार्क था। दोनों की रैंडम कुछ देर बातचीत होती है, जिसके बाद दोनों बात करने का वादा करके कॉल बंद कर देते हैं। जॉय जो बिल्कुल अकेली हो गई थी, उसे पार्क से बात करके अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन ये रैंडम कॉल उसकी जिंदगी में कौन सा तूफान लेकर आने वाली थी और किस तरह से उसकी जिंदगी तबाह करने वाली थी, इसका अंदाजा उस वक्त तक जॉय को नहीं था। अमूमन ऐसा होता है कि जब एक इंसान इमोशनली टूट जाता है तब वो कोई साथी तलाश करता है जिससे वो बात करके अपना दिल हल्का करे। ऐसे में आजकल के सोशल मीडिया के दौर में बहुत से यंगस्टर्स अपने मोबाइल से किसी ऐसे गलत इंसान से इंटरेक्ट कर बैठते हैं जो उनकी जिंदगी तबाह कर देता है। और ऐसा ही कुछ जॉय के साथ भी होने वाला था। अब जॉय रोज रोज पार्क से घंटों बातें करती, उसे अपने दिल का हाल बताती। इन दोनों का इंटरेक्शन हुए कुछ महीने बीत चुके थे और इन गुजरे महीनों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब जॉय और पार्क की बात ना हुई हो। जॉय पार्क पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगी थी। वो उसकी हर बात मानने लगी थी। इसी दौरान 1 साल गुजर जाता है। तभी एक दिन पार्क जॉय को मिलने के लिए अपने घर बुलाता है। जनवरी 2004। जॉय पार्क से मिलने म्यान नामी शहर जाती है। दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं। जॉय को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद पार्क जॉय को अपने घर ले जाता है, जहाँ वो एक लोहे के रॉड से जॉय के सर में वार करता है और जॉय बेहोश हो जाती है। जब जॉय को होश आता है तब वो एक होटल में थी और होटल के इस रूम में पार्क के अलावा उसके 10 और दोस्त भी मौजूद थे जो जॉय के साथ कर चुके थे। जॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा था। शी वॉज जस्ट 14 और वो ब्लाइंड ट्रस्ट करके आई थी, लेकिन इस ट्रस्ट के बदले में उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। जॉय और उसके दोस्तों ने गलत काम करने के साथ साथ इस सब को मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया था, ताकि यू टाइम टू टाइम जॉय को ब्लैकमेल करके बार बार इसके साथ यही हरकत कर सकें। दरअसल में पार्क एक एक्चुअली एडिक्टेड शख्स था। लड़कियों को ट्रैप करना, उन्हें फिजिकली असॉल्ट करना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना, ये सब पार्क और उसके फ्रेंड्स का मामूल था। इवन वो लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रखते थे। जॉय को अब ये लड़के उसकी वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल कर बार बार उसके साथ कर रहे थे। जॉय इस डर से कि कहीं वो लोग उसकी वीडियोस वायरल ना कर दें, चुपचाप ये सब सहन कर रही थी। और सैडली ये सिलसिला पूरे 1 साल तक चलता रहा था और तकरीबन 40 के करीब लड़कों ने ट्राई किया। इन दरिंदा सिर्फ लड़कों की आवाज़ तब भी ख़त्म नहीं हुई थी और वो जॉय को ब्लैकमेल करते हुए उसे उसकी एक कज़न और 13 साल बहन को साथ लाने का कहते हैं। जॉय जो बिल्कुल अकेली थी और अपने साथ जो भी कुछ हो रहा था उसे किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी, मजबूरन अपनी बहन और कज़न को साथ लेकर उन लड़कों के पास आ जाती है और वो लड़के उन दोनों के साथ भी वही कुछ करते हैं जो सब उन्होंने जॉय के साथ किया था। जॉय
अब एक बंद गली में फंस चुकी थी। एक टीनेजर होने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक ऐसी भूल भुलैया में थी जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो किससे मदद ले, वो किससे शेयर करे, उसे कुछ पता नहीं था। और इस पर उसके अब्यूजिव फादर, जो हर रोज शराब पीने के बाद घर आते और पहले से टूट चुकी जॉय पर टॉर्चर करते। इन सबसे तंग जॉय एक दिन इस सबको खत्म करने का फैसला करती है। वो मजीद ये सब टॉर्चर सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो बहुत से स्लीपिंग पिल्स लेकर खुद को खत्म करने का फैसला करती है। जॉय ने घर में रखी बहुत सी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, जिसके बाद वो घर से बाहर आ जाती है और कुछ ही देर में वो गहरी बेहोशी में एक रोड पर बिल्कुल अकेली पड़ी थी। इसी दौरान पास से गुजरा एक शख्स नोटिस करता है और जल्दी से उसे हॉस्पिटल मुंतकिल करता है, जहाँ से डॉक्टर्स जब उसकी मेडिकल जांच करते हैं तो इनकी हैरानी की कोई इंतहा नहीं रहती। जॉय के जिस्म पर जगह जगह गहरे जख्म थे। जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई तो इसमें ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल था। जॉय के साथ 44 से लेकर 120 लड़कों ने किया था। ये सब कभी लोगों के सामने आ ही ना पाता। वो जॉय की दर्दनाक कहानी कभी किसी को पता ही ना चल पाती अगर उस रोज उसे टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाता। हॉस्पिटल से फौरन पुलिस को इत्तला दी जाती है। पुलिस हरकत में आती है और इन्वेस्टिगेशन करने पर इन्हें मालूम पड़ता है कि जॉय के अलावा 5 और ऐसी लड़कियां थीं जिनके साथ पार्क और इसके दोस्तों ने ये सब कुछ किया था। इस पॉइंट पर पुलिस के पास उन लड़कों के खिलाफ अच्छे खासे एविडेंसेस इकट्ठे हो चुके थे। पुलिस को चाहिए था कि इनको फौरन अरेस्ट किया जाता, लेकिन वहाँ की पुलिस ने जो कुछ किया वो सुनकर कोई भी इंसान गुस्से से पागल हो जाएगा। पुलिस ने उल्टा जॉय और उन लड़कियों को ही इस चीज़ के लिए इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया। पुलिस का कहना था कि ये सब लड़कियां अपनी मर्जी से इन लड़कों के पास जाती थी और इस सब में बराबर की शरीक थीं। इससे भी बढ़कर ये कि पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि जॉय जैसी लड़कियां उनकी सिटी की रेपुटेशन को ख़राब कर रही थीं। दिस लुक इन सीन कि किस तरह से कानून के रखवाले जिनका काम ही विक्टिम्स को प्रोटेक्शन देना था, वो क्रिमिनल्स को ही प्रोटेक्ट कर रहे थे। जॉय ने इन सबसे निराश होकर ये केस लेटेस्ट पुलिस के हवाले करने की डिमांड की थी, जिसको ये बोलते हुए रद्द कर दिया गया था कि फीमेल कांस्टेबल्स को ऐसे केसेस को हैंडल करने का एक्सपीरियंस ही नहीं होता। इस केस की गूंज जब आम आवाम और मीडिया तक पहुंची तो ये केस कोरिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में बदल गया। लोग सड़कों पर निकल आए, बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होने लगे। लोगों की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर डाला गया कि पुलिस हरकत में आ गई कि फाइनली इनमें से 10 लड़कों को अरेस्ट किया गया और पुलिस को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। जॉय, जो 1 साल तक मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा से गुजरी थी, इसके फिजिकल वॉन्ड्स तो भर चुके थे, लेकिन मेंटल ट्रॉमा को ख़त्म करने के लिए उसे एक ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया। लेकिन वहाँ भी इन सब में जॉय का पीछा नहीं छोड़ा था, बल्कि वहाँ जॉय के फादर इन क्रिमिनल से भारी रकम वसूल करके जॉय के पास ये डिमांड लेकर आते हैं कि वो कुछ पेपर्स पर साइन करेगी, जिसमें उसकी तरफ से क्लेम किया जाएगा कि वो लड़कों को कम से कम सजा दिलवाना चाहती है। जॉय के फादर ने ये सब सरासर पैसों के लालच में किया था, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की तो डे वन से कोई फिक्र नहीं थी। वो एल्कोहलिक और अब्यूजिव होने के साथ साथ एक लालची इंसान था। दूसरी तरफ इन लड़कों को सिर्फ 4 साल की सजा देने के बाद छोड़ दिया गया था और कोरिया का लॉ सिस्टम बस मजाक बनकर रह गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।